नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज का लाइव स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम सबको कहेंगे कि हैप्पी होली। और कल होली है और हम आपके हो जाएंगे, आपकी होली हैं। तो समझो आप कि आज से हम आपके लिए लाइव 12th वाले बच्चों के लिए, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर हम YouTube में आपके लिए क्लास लेंगे कि नहीं, लाइव क्लास लेंगे कि नहीं। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हर एक बच्चों को पढ़ाई मिले, इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा। साथ में मैं आप सबके लिए एक बात और बता दूँ, कुछ फिजिक्स और मैथ्स के टीचर भी ला रहा हूँ, और बायो के अगर मिल जाते हैं तो वो भी ला के आपको दूंगा। बस एक बात होगी कि उसे लाइव में ना मिल करके उनके अपलोडेड वीडियो मिलेंगे, क्योंकि उनको अलग से सेपरेटली उनको रिकॉर्ड किया जाता है। और अगर लाइव में हो पाएगा तो बिल्कुल दोपहर को या किसी एक टाइम आपको जरूर देंगे। तो बेटा आप सब तैयार रहें इस साल की पढ़ाई के लिए। तो सबसे पहला काम है मेरा कि आप सबको, जो बच्चे आ चुके हैं उनसे थोड़ी बातचीत कर लें और हम आगे बढ़ जाएं। तो देखिए, आज हमने कहा है कि पहला कदम है हमारा लाइव क्लास का। वेरी गुड, आप सब बच्चे आ चुके हैं। तो सबको होली मुबारक हो बेटा, और हैप्पी होली। चलिए, तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे कि 12th में आप जाने से पहले इस बात पे ज़रूर ध्यान दें कि 12th में आप पढ़ाई जब करोगे तो आप किस तरह से एंट्री करोगे। आज एंट्री करना मैं बताऊंगा, ताकि आप अपनी बुक्स वगैरह, देखो सबसे पहली बात है कुछ चीज़ों को आप कलेक्ट कर लो। तो थोड़ी सी बात कहूँगा। पहले तो बेटा आप लोग एक काम कर लो, अपनी बुक कलेक्ट कर लो। जो भी बुक आप यूज़ करते हो, एनसीईआरटी का या जो भी बुक, आपके पास केमिस्ट्री की बुक होनी चाहिए। सबसे पहला आप कलेक्ट कर लो, जो आपके यहाँ अवेलेबल है या जो आपके लोकल मार्केट में या आपके स्कूलों में जो बुक को रेफर किया जाता है, उस बुक को आप कलेक्ट कर लो। मैं यहाँ पर स्पेशल ये नहीं बोलूँगा कि इस बुक को कलेक्ट करना है या इस बुक को रेफर करना है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो बुक आप यूज़ करते हैं, आपके बड़े भाई बहन या जो भी यूज़ किए होंगे, या आसपास जो मार्केट में मिलता हो, या आपके स्कूल में जो टीचर रेफर करते हैं, वो बुक आप कलेक्ट कर लीजिए। पहला काम ये कर लिया लीजिए आप, ठीक है। दूसरा काम मैं जो बोलूंगा, एक 400 पेज की, आप एक 400 पेज की कॉपी, रजिस्टर कॉपी, ये आप एक रख लो। आप कुछ बातें बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनते जाएंगे। क्या क्या बोला जी? क्या नहीं है बेटा? बुक नहीं है आपको? बुक जल्दी से देखो, कौन सी बुक बेस्ट है ये कोई भी नहीं कह सकता है। जो लोग कहते हैं ना कि ये बुक बेस्ट है, वो बुक बेस्ट है, मैं आपको बता दूं, जितने बुक मैंने पढ़ा है, अपने आप में हर एक बुक अच्छा होता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई बुक एकदम अच्छा हो और एक बुक बहुत ही ज्यादा खराब हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना, ध्यान रखिएगा। क्योंकि सारे बुक्स एक ही चीज को रेफर करता है, वो एनसीईआरटी को। एक बात बोलूं, एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसके सिलेबस को यूज करके उसको एक्सप्लेन करते हैं बाकी बुक, जिसको हम रिफ्रेशर्स बोलते हैं। तो बहुत सारे बुक है, और स्पेशल कोई नाम की बात करूंगा तो अलग अलग लोकेशन में अलग अलग बुक लोग यूज करते हैं। सो मैं यहाँ पर स्पेशल किसी बुक का नाम अभी नहीं लेना चाहता हूँ। जब लूंगा, जब आप लोगों को समस्या आएगी किसी बुक पे, तो ठीक है, उस बुक के बारे में बातें करूंगा। ठीक है बेटा? गलत तरह के शब्दों का उपयोग जो भी करेगा मैं उसे हाइड कर दूंगा जी, चाहे किसी को भी करें, ठीक है? हाँ जी जी, चलिए। जी चलिए, अलग अलग बातें हैं। हम अब यहां पर बात कर रहे थे कि जिसको भी जो भी बात करना है वो हमसे, स्पेशल जो लाइव क्लास जो ऑनलाइन कर रहे हैं हमारे पास कोर्स है, वो अलग तरह से बात करेंगे। इसमें जो हम चल रहे हैं ये बात करेंगे। आज ये 3 चीजों पे आप ध्यान देंगे, और मैं कहूंगा जब लाइव क्लास में बैठोगे तो इतनी चीजों को लेकर के बैठोगे। बुक की अभी जरूरत नहीं पड़ती जिस टाइम लाइव क्लास में पढ़ते हैं। जब क्लास खत्म हो जाए तो उस बुक को रेफर करोगे जब मैं कहूंगा। फिलहाल आज की पढ़ाई शुरू कर देते हैं हम, ठीक है? चलिए, सबको हेलो, सबको हाय। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें आपके 12th में किस चीज की बातें हैं, क्योंकि आप मान के चलो कल तो होली, कल ऑफ रहेगा, परसों हमारा क्लास चालू होने वाला है।
तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं उस पर आप ध्यान दें कि हर एक चैप्टर की अपनी अपनी खास विशेषताएं हैं। तो स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका चैप्टर 1 जो है वो सॉलिड स्टेट है, जबकि सीबीएसई में जो चैप्टर 1 है वो सॉल्यूशन है, यानी कि विलियन है। तो एक चैप्टर जो शुरू का है वो सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, बाकी एक चैप्टर जो शुरू में है वो मतलब सॉलिड स्टेट जो है सारे स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। तो हम यहां पर बात करेंगे। आपको थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बता दूं। देखिए एक्चुअली क्या है, जो चैप्टर 1 है सॉलिड स्टेट, थोड़ी थोड़ी बातें बता रहा हूं ना सारी चैप्टर के बारे में। सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं मैं आपको कि सॉलिड स्टेट यानी कि एक सॉलिड है। सॉलिड का मतलब क्या होता है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, जैसे कि आपको पता होगा ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है? गैस ऐसा पदार्थ जिनमें उनकी अणु, ऐसी अवस्था, पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जिनमें उनकी अणुएं एक दूसरे के साथ आकर्षण बल के साथ नहीं जुड़ी होती हैं, जिसके कारण उनके अणुएं एक दूसरे से पृथक रहती हैं, यहां तक कि उनमें प्रतिकर्षण भी होता है। तो ऐसी अवस्था को हम बोलेंगे गैस। जब अणुओं के बीच में आकर्षण आ जाता है और वो एक दूसरे के साथ वो गतिमान रहते हैं, तब इसे कहेंगे लिक्विड। लेकिन जब अणुएं उनकी जो है वो आपस में जुड़ी होती हैं और ये इतनी स्थिरता से जुड़ी होती हैं कि सिर्फ उसमें वाइब्रेशन ही कर सकता है, इतना ज्यादा उसमें आकर्षण होता है, तब ये होता है सॉलिड स्टेट। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें देखिए इस तीनों में क्या अंतर है, इनके आकर्षण का, जिससे क्या होगा, इनका आकार एवं आयतन यानी आकृति और आयतन इसका दोनों ही निश्चित नहीं है। इसका आकार जो है वो और आयतन की बात करें तो आयतन तो निश्चित है पर आकार, आकृति निश्चित नहीं है, यानी कि वो किसी भी तरह से जिस गिलास में, जिस पात्र में रखोगे उसमें ढल जाएगा। लेकिन तीसरी बात है ठोस। ठोस जैसा होता है वैसे, जैसे स्पेन को एक सॉलिड पदार्थ से बनाया गया है, तो इस तरह से वो वैसे कि वैसे रहेगा जैसा मेरे पास पहले भी था। तो ये ठोस का आकार और आकृति, आकार और आयतन निश्चित होता है। तो यहां पर वॉल्यूम जो है अनिश्चित है और इसमें सभी निश्चित है ना। इसमें अगर साइज क्या बोलते हैं, आकार यानी शेप की बात करें तो ये शेप जो है इसमें अनिश्चित है, जबकि इसमें भी अनिश्चित है, जबकि इसकी निश्चित है। यही एक इसका डेफिनेशन हो सकता है, सिंपल। लेकिन जब हम इसके क्रिस्टल की बात करेंगे, ठोस जो होता है 2 प्रकार का होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे जाकर के बातचीत करने वाले हैं। तो ये 2 प्रकार का होगा, एक होगा क्रिस्टली ठोस, क्रिस्टलाइन, और दूसरा होता है एमॉर्फस। एमॉर्फस मतलब हुआ अक्रिस्टल, और ये क्या हुआ, क्रिस्टल। तो देखें आप, ध्यान दें, ये 2 प्रकार का हुआ है ठोस, जिसमें हम लोग क्रिस्टल के बारे में बहुत गहराई में पढ़ाई करने वाले हैं इस चैप्टर में, और इमेजिन करने वाले हैं कि वो ठोस कैसा होगा। उसको मतलब आपकी इमेजिनरी यानी कि फिगर बनाने की आदत, पिक्चर बनाने की आदत से ये पूरी बातें एकदम क्लियर समझने वाला चैप्टर होता है। तो चैप्टर 1 की एक खास बात है, मैं सारे चैप्टर के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपको देते जाऊंगा, ठीक है। क्या आप, हाँ, न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन कैसे करें, ओके, तो उनके बारे में भी बातचीत करूंगा। बेटा सभी बच्चे अपनी अपनी बात करें। क्लास 11, हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये फ्री ऑनलाइन जो क्लास जो यूट्यूब पर मैं देने वाला हूं, तो आपको बता दूं कि कुछ दिनों बाद आपका 11th का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों अल्टरनेट चलेगा। एक दिन यानी कि आप मान के चलो आपका मंडे से फ्राइडे तक की क्लास होगी, तो एक दिन आपका 11th होगा, एक दिन 12th होगा, दूसरे दिन 11th होगा, फिर 11th 12th ऐसे होते रहेगा। तो आप अपना अपना टाइम, अपना अपना डे याद रख लीजिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो वो कौन कौन सा दिन होगा 11th और कौन कौन सा दिन होगा 12th, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं नहीं, अभी तो 12th का चालू कर रहे हैं। तो 12th का रेगुलरली चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हुए चलेंगे, चैप्टर 1, 2, 3, इस तरह से एक क्रैश कोर्स की तरह बोल सकते हैं, या समर कोर्स की तरह बोल सकते हैं, या पूरी बातें जितनी जरूरत है वो पढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि इनके जो कण होते हैं, कण मतलब क्या हुआ, क्रिस्टल में जो कण होते हैं, क्रिस्टल में क्या होता है, कण। कण क्या होता है, कण जिसे पार्टिकल कह सकते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कह सकते हैं। यानी सॉलिड किससे बना हुआ है, अणु, परमाणु या आयन, मॉलिक्यूल, एटम या आयन से बना होता है। सॉलिड किससे बना होगा, उसका जो सबसे छोटा पार्ट होगा जिसको कण कह रहे हैं या पार्टिकल कह रहे हैं, वो क्या होता है, अणु, परमाणु या आयन। वो आकृति कैसी होती है, वो गोलाकार होगा।
अब ये गोलाकार कणों की जो एक निश्चित रूप से जमावट जो होगी, इसी जमावट से के आधार पर हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ये देखिए, इसकी जमावट देखिएगा, गोला बनाते जाओ, इस तरह से जमाते जाओ, फुटबॉल को जमाते जाओ, तो आप किस तरह से जमा सकते हैं? एक तो है एक लाइन जो आपने बनाया, उसी लाइन को आप दोबारा उसी क्रम में आप बनाते जाते हैं, तो इस तरह से एक जमावट आती है। ये हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा क्या होगा, अगर इसमें क्या हुआ, देखो दो लाइनें बनी, एक लाइन इस तरफ बन रही है और एक लाइन इस तरफ बन रही, दो लाइनों में है ये, और हर एक गोले को कितने ने घेरा हुआ है? 1 2 3 4, हर एक को ऐसे 4 ने घेरा हुआ है। इस तरह की बातें इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं आज आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। पूरे 12th में अलग अलग चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसकी थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो ये जो फिगर आपने बनाया है, इस बेस पर हम कहते हैं कि हर एक गोले की कितनी पड़ोसी है? 4। 4 पड़ोसियों को क्या कहेंगे? इसके लिए इसकी कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर। खेल खेल में सीखने वाले हैं इस चैप्टर को, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है? 4। हर एक गोले का कोऑर्डिनेशन 4 है। इसका मतलब है हर एक गोले अन्य 4 गोलों से घिरा हुआ है इसमें। अब बात याद रखिए, कहीं भी आपने कैसे जमाया? पहले एक लाइन बनाया, दूसरा लाइन भी उसी क्रम में बना हुआ है, तीसरा लाइन भी उसी क्रम में बना हुआ है, तो इसकी जमावट कैसे हो रही है? एक्स वाई। दूसरे तरह से अगर आप जमाएंगे तो कैसे जमाएंगे? देखो, तो इसका मैं एनिमेशन दिखाऊंगा आपको ऐसी एनिमेशन दिखाऊंगा कि ये बिल्कुल 3D में बनते हुए नजर आएगा। सो मैं ऐसी भी वीडियोस आपको दिखाने वाला हूं, ऐसे भी क्लास दिखाने वाला हूं। दूसरा जमावट देखो इस तरह से है। अब दूसरी जो है, एक लाइन तो बन गया, जैसे कि ये बन गया है। दूसरा वाला जो लाइन है, इनको ज्यादा से ज्यादा पैक करते हुए, जो खाली स्थान रहता है इसमें खाली स्थान ज्यादा है, तो उनको पैक करते हुए जमते जाएगा। अब देखो जमा, ऐसे ही बनाते जाओ बेटा, ऐसे ही बनाते जाओ, देखो बन रहा है, ऐसे ही बनाते जाओ, ऐसे ही बनाते जाओ। तो क्या देखने को मिला कि इसमें खाली स्थान कम मिले, और देख रहे हो हर एक गोले को कितने गोला घेरा हुआ है। चलो मान लेते हैं इस गोले की बात करते हैं, तो इसको कितने ने घेरा हुआ? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिला? समन्वय संख्या कितना मिला? कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या 6 मिला। तो इस तरह से आप एक खेल खेलेंगे इस चैप्टर में, मजे से खेलेंगे, मजे से सुनेंगे, मजे से प्रैक्टिस करेंगे। ये चैप्टर ऐसा ही है, इन्हीं गोलों का खेल है, और इन्हीं गोलों के साथ आपको एक तरह की ज्यामिति की बात होगी, तो इस ज्यामिति को खेलेंगे और इसमें एक मजा लेंगे। चैप्टर नंबर 1 में थोड़ी थ्योरी है, थोड़ा मजा है, थोड़ा न्यूमेरिकल है, थोड़ी सी मतलब एक अलग तरह का ट्विस्ट है, जो केमिस्ट्री के ट्विस्ट से अलग है। ये एक थोड़ा सा फिजिक्स हो जाता है ना। यहाँ पे केमिस्ट्री वाली खेल नहीं रहेगी, यहाँ पे फिजिक्स वाला खेला जाता है, पर ये खेल खेल में है। दूसरे चैप्टर में थोड़ी बात करूंगा। सेकंड चैप्टर में जाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? देखिए, हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, तो चैप्टर सेकंड में आप क्या पढ़ने वाले हो? चैप्टर सेकंड में पढ़ने वाले हो सॉल्यूशन, विलियन। ये काफी आसान और काफी मजेदार है। इस चैप्टर में 2 बातों पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। पहली बात है कि विलियन क्या है, सॉल्यूशन क्या है। इसको आपने 11th में भी पढ़ा है एक बार, आज 12th में एक बार पढ़ लीजिए। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इस चैप्टर का देता हूं, बिल्कुल इजी है। सॉल्यूशन को कहते हुए आप लोग हिंदी में बोल रहे हो विलियन। क्या बोल रहे हो? विलियन। विलियन में आप क्या पढ़ोगे बताओ? यहां पर बोलेंगे होमोजेनस या होमोलॉगस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? होमोजेनस सॉल्यूशन या होमोजेनस मिक्सचर। तो यहां पर बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर, या यूं कह सकते हैं समांगी मिश्रण। होमोलॉगस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। ये शब्द ही ये बताता है कि वो विलियन है। मिश्रण और होमोजेनस मिश्रण, इसमें क्या अंतर है थोड़ा देखें। मिश्रण ऐसा होगा जिसके हर एक बिंदु पर जरूरी नहीं है, हर पॉइंट पे, हर स्थान पर जरूरी नहीं है कि वो समान अनुपात में हो, लेकिन जब वो समान अनुपात में जो कंटेंट्स मिले हैं तो वो क्या कहेंगे, यहां पर परिभाषित करेंगे तो कैसे कहेंगे? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलियन कहेंगे। बिल्कुल याद रखना, समांगी मिश्रण, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान दीजिएगा। आपने पानी लिए और उसमें आपने NaCl यानी नमक मिला दिया।
तो पानी और नमक के मिलने से क्या हुआ, इन दोनों में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। जबकि इन दोनों का पानी पर क्या है, NaCl है, तो ये एक दूसरे का एक क्या मिला, होमोजेनस या होमोलोगस या हेमोजेनस बोल सकते हैं, या समांगी मिश्रण हमें प्राप्त हुआ। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, समांगी मिश्रण बन जाता है, यानी कि आप उस विलयन के जो बना हुआ है ना, नमक, पानी में नमक घुला हुआ है, उसके किसी भी बूंद को चखोगे आप तो बराबर मात्रा में उसका स्वाद हर पॉइंट में, हर बिंदु में मिलेगा। तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलने वाले हैं, मतलब ऐसे मिक्सचर को बोलने वाले हैं हम लोग विलयन। याद रखो, इसमें चाहो तो थोड़ा सा शक्कर भी मिला लो, C12H22O11, तो भी एक यहां पर एक का किसका, नमक, शक्कर और H2O का विलयन मिल गया। तो आप समझो यहां पर समांगी मिश्रण होगा तो क्या बन गया, ये विलयन हो गया। एक बात समझने वाली बात है कि दो पदार्थों को मिलाकर के भी विलयन बना सकते हो, तीन पदार्थों को मिलाकर विलयन बना सकते हो, चार पदार्थों को मिलाकर के विलयन बना सकते हो। सो क्या समझ रहे हो, विलयन जो है जब दो पदार्थों का किसे मिलकर के बनता है उस विलयन को बोला जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। हम सबसे पहले क्या समझ गए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। एकदम क्लियर हो गया। अब चलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, ये चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं। थोड़े से चैप्टर नंबर 3, थोड़े से चैप्टर नंबर 4 की कुछ जानकारी मैं आपको देने लगूंगा, यानी इस साल आप लोग जो पढ़ने वाले हो उसकी हल्की हल्की जानकारी मैं देता हूं। फिर चैप्टर 1 से मैं आपको स्टार्ट करूंगा पढ़ाना ऑनलाइन। तो जो जो चीजें हैं आपको फ्री ऑनलाइन की क्लास में ये बताऊंगा, और दूसरी क्लासेस जो होती हैं जो कि पेड कोर्स है उसमें क्या बताऊंगा वो भी बता दूंगा, आप ध्यान रखिएगा। बाइनरी सॉल्यूशन, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विअंगी सॉल्यूशन, विलयन। द्विअंगी सॉल्यूशन, ठीक है, द्विअंगी विलयन। इसमें क्या हुआ, दो पदार्थ होंगे। अब एक पदार्थ कहलाएगा विलायक, सॉल्वेंट, दूसरा कहलाएगा सॉल्यूट। विलायक और दूसरा कहलाएगा विलेय। थोड़ा ध्यान रखिएगा, सिंपल सिंपल बातें हैं। विलायक जिसकी मात्रा अधिक हो, जो ज्यादा होगा, और जो कम होगा, बस इतना ध्यान रखना। जो ज्यादा होगा उसे विलायक कहेंगे, इसे A से दर्शाएंगे। जो कम होगा उसे B से दर्शाएंगे, उसे विलेय कहा जाएगा। सिंपल परिभाषा। यहां से यहां तक चले तो बहुत सारी जानकारी, बेसिक जानकारी मिल गई, और जो बेसिक जानकारी मिलती है ना उसी के बेस पर वो चैप्टर रन करता है, हमेशा याद रखना। तो आप क्या देख रहे हैं, कोलाइडी विलयन बेटा आपको चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाऊंगा। यस, वो बच्चे जो न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो समझेंगे। कोलाइडी विलयन के लिए चैप्टर नंबर 5 का मैंने विलयन, जिसको जानना चाहे, जिसने मुझे कमेंट किया है उसको जानना है तो चैप्टर नंबर 5 खोल करके आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए सॉल्यूशन, विलयन, समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं, याद करते जाओ, मैं थोड़ा शांति से बोल देता हूं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, असमांगी या विषमांगी को नहीं बोल रहे ना, समांगी, होमोजेनस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, होमोजेनस मिक्सचर को क्या बोला जाता है, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दूसरी बात है बाइनरी सॉल्यूशन, दो पदार्थों के समांगी मिश्रण या दो पदार्थों के विलयन को हम बाइनरी विलयन कहते हैं। दो घटक होते हैं वे, या द्विअंगी या द्विघटकी भी बोलते हैं ना, द्विघटकीय विलयन भी कहते हैं। थोड़ा ध्यान रखना बेटा, बड़े मजेदार है। यहां से शुरुआत करते जाओगे, क्लास आपका बड़ा आसान लगेगा। 12th क्लास बहुत आसान है, बस याद रखना कि आसानी से समझने की बस कोशिश करना, हड़बड़ी नहीं करना, डरना बस मत, बिल्कुल आसान हो जाएगा। बस रोज रहना पड़ेगा आपको, एक दिन आए एक दिन नहीं रहोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कल आप होली मनाओ, बड़े आराम से मनाओ, परसों हम क्लास लेंगे, ठीक है। चलिए, तो बाइनरी सॉल्यूशन, उसमें दो बातें होंगी। एक, विलयन जब बनाते हो, आप छोटी क्लास में पढ़े हो कि आपने दो शब्द पढ़ा है, एक है विलायक और दूसरा विलेय, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट किसको कहेंगे, विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, अधिक होती है, उसे विलायक कहेंगे। और दूसरा विलेय, वे घटक जिसकी मात्रा कम होती है, उसे विलेय कहा जाएगा। सो हम एक बात देख लेते हैं,
दोनों के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 के कुछ पॉइंट्स बात कर रहे हैं, फिर चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे जैसे कि आपको मैंने बताया था। तो थोड़ा ध्यान देंगे। यहां पे विलायक को हमने ए से डिनोट किया, विलय को बी से डिनोट किया, बी से दर्शाया। तो हम कई और संकेतों का यहां पर उपयोग करते हैं, कुछ संकेतों का उपयोग करते हैं, कुछ सिंबल का उपयोग करते हैं। क्या सिंबल होगा वो जरा देखें। जैसे W है, कैपिटल M है, स्मॉल n है, स्मॉल n है, इसी तरह से आप V है, इस सब चीजों का यूज करते हैं। तो इनको हम दो अलग टाइप से यूज करेंगे यहां पर, WA, WB, इसी तरह से MA, MB। बच्चे कुछ कुछ यहीं पर डर जाते हैं कि यार ये तो बड़ा टफ लगने वाला है, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला। स्मॉल NA, NB, इसी तरह से V के साथ होगा VA, VB, इस तरह से भी पढ़ने वाले हम लोग। तो ये क्या चीज है मैं यहां पर आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल आसान है, आप सब जानते हैं, लेकिन अगर आप इन चीजों पे छोड़ के चलेंगे ना तो तकलीफ हो जाता है। तो अब देखो कैसे हुआ। आप यहां पर A और B को डिफाइन कर लिए हो बेटा। A क्या चीज है? विलायक, विलायक। और B क्या चीज है? विलय। अब यहां पर मैं आपको थोड़ी सी बात कर दूं, विलायक और विलय के बारे में जानकारी लूं। दो तरह के सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं, है ना। किसको विलायक कहेंगे, किसको विलय कहेंगे। दो सॉल्यूशन, एक हम बात करते हैं शक्कर का शरबत, सिरप, और दूसरा है चाशनी। दोनों में आप जानते हो कि दो चीजें हैं, एक है पानी और दूसरा है इसमें शक्कर, शक्कर, ओके, चीनी। दो चीजें हैं इसमें दोनों में। तो इस दो तरह के सॉल्यूशन हुए, एक सॉल्यूशन शरबत कहलाता है, दूसरा सॉल्यूशन चाशनी कहलाता है। ये शरबत में आप जानते हो कि पानी ज्यादा होता है किसकी तुलना में? शक्कर की तुलना में। इसमें आप जानते हो चाशनी में क्या बोलते हैं, पानी जो होता है, पानी जो H2O है उसके तुलना में शक्कर ज्यादा होता है। ये अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाली दो शब्द बता रहा हूं। तो यहां पर ये जो पानी है ज्यादा है तो ये होगा A, जिसको हम विलायक कह रहे हैं, और यहां पर B होगा शक्कर। यहां पर जाते हैं तो यहां पर विलायक होगा शक्कर और B होगा पानी। तो अब समझ में आ गया होगा किसे विलायक कहेंगे, किसे विलय कहेंगे। बढ़िया सा परिभाषा है। लेकिन हम इससे पहले क्या परिभाषाओं की तरफ चलते थे कि वे पदार्थ जिसकी वे पदार्थ जिसमें किसी पदार्थ को घोलते हैं उसे हम विलायक कहते हैं। जिसमें कोई किसी पदार्थ को घोलते हैं उसे विलायक कहते हैं, और जो घुलता है उसे विलय कहते हैं। यही हमारे पास परिभाषा है। तब यहां पर ध्यान दो, इस जगह पर जाएंगे तो ये बात वो पुरानी परिभाषा में कौन है, पानी में शक्कर घुलेगा क्योंकि शक्कर ठोस है, पानी में घुलेगा। सो यहां पर ऐसा लगता है उस परिभाषा में कि शक्कर विलय है और जल विलायक है। लेकिन आप याद रखिएगा यहां पर चूंकि शक्कर ज्यादा है इसलिए उसको विलायक कहेंगे और पानी कम है इसलिए विलय कहेंगे। तो आधुनिक परिभाषाओं की तरफ आप आ जाइए। तो चलिए जी, चलिए अब ये इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो आपको मैंने यहां पर जो बताया इसमें ध्यान देंगे। कुछ और संकेत आपके पास है, जैसे मान लो W की बात करते हैं। W क्या है? W क्या चीज है? मास है, द्रव्यमान है। अगर आप बोलो कि W के साथ अगर A लगा दूं तो क्या मतलब होता है? A का सिंपल कर दूं, A का W मतलब क्या हुआ बेटा? बोलो, यहां पर हुआ A का द्रव्यमान। यस, इसी तरह के संकेतों का हम उपयोग करेंगे और बहुत आसान हो जाएगा। तो यह कह सकते हैं मास ऑफ ए, ऐसा सोच सकते हैं। इसी तरह से WB का मतलब क्या हुआ? मास ऑफ B। अब ये B क्या है, A क्या है, आप इसको पूरी तरह से अगर डिफाइन करते हैं इस जगह पे तो क्या बोले? A का द्रव्य मतलब विलायक का द्रव्यमान। आप इस तरह से इन चीजों पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे, छोटी सी बात पे ध्यान नहीं देंगे, तो आगे जो चैप्टर वो कठिन हो जाता है। समझ रहे हैं आप कि कठिनाई कब बढ़ती है? जब हम बेसिक बातों को छोड़ करके हम
बड़ी बातों की तरह समझने की कोशिश में चले जाते हैं, यानी समझते नहीं उस टाइम पे, हम उसको याद करते हैं। तो वो नहीं करना है। हमारे इस क्लास में आने वाला क्लास आपके लिए इसीलिए बेहतर होने वाला है, अच्छा होने वाला है कि हम उसमें आपको रटवाने का और सिर्फ इंपॉर्टेंट को रटवाने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वो जो बुक है, मैंने कहा बुक ले लो, तो क्यों ले लो? क्योंकि उस बुक को पढ़ करके आप और भी बातें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। तो वो चीजें हम आपको कराने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, ताकि 2021 का जो एग्जाम है आपका सबसे बेहतर जाए अभी तक के एग्जाम से। मतलब मैंने कहा ना, विक्रम हैप केमिस्ट्री सिर्फ सिखाकर छोड़ता है, सिर्फ विक्रम हैप केमिस्ट्री सिखाकर छोड़ता है, तो सिखाकर ही छोड़ेंगे आपको, बिना सिखाए आपको जाने नहीं देंगे। और धीरज रखो कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, हड़बड़ाएंगे नहीं। ये मैं जानता हूं यार, ऐसे तो समझ में आता है यार, ऐसा कर लूंगा यार, वो कहना छोड़ दो। बस बातों को सुनो और आगे बढ़ते जाओ, एक एक कदम, एक एक स्टेप्स आगे बढ़ोगे, आपकी तकलीफ खत्म हो जाएगी। ये छोटी सी बात है। तो बताओ क्या है, बताओ। यहां पे WA क्या हुआ? विलायक का द्रव्यमान। यहां पर WA क्या है? विलायक का द्रव्यमान। WB क्या चीज है? विलेय का द्रव्यमान। यहां पर ये M क्या है? अणुभार, मॉलिक्यूलर मास। अणुभार, मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास भी कहते हैं। तो यहां पर MA का मतलब क्या हुआ? विलायक का अणुभार। MB विलेय का अणुभार। N क्या है? स्मॉल n क्या है? मोल। तो ये क्या हुआ? Na का मतलब विलायक का की मोलों की संख्या, NB विलेय की मोलों की संख्या। V क्या चीज है? वॉल्यूम, आयतन। आयतन, अगर लिक्विड है तो उसका आयतन। तो क्या हुआ? VA VB। तो बात समझ में आ गया। अब मैं छोटी सी बात और कह दूं, कितने बच्चे हैं जिनको परमाणु भार पता होगा, एटॉमिक मास पता होगा? एटॉमिक मास, ये इसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। एटॉमिक मास कितने बच्चों को पता है बताइए? क्योंकि एटॉमिक मास अगर आपको याद नहीं है बेटा, तो इसमें रन करना थोड़े मुश्किल हो जाता है। चैप्टर नंबर कहां से? चैप्टर नंबर 2 यानी कि सॉल्यूशन से आगे बढ़ना आपके लिए तकलीफ हो जाएगा। उनके न्यूमेरिकल्स नहीं बना सकते, सिर्फ एटॉमिक मास से न्यूमेरिकल बनने वाला है। एटॉमिक नंबर से नहीं, परमाणु भार से। परमाणु भार से आपको क्या मिलने वाला है? परमाणु भार जानोगे तो आप जानोगे न्यूमेरिकल्स। इस चैप्टर में अगर चैप्टर नंबर 2 की बात करें यानी सॉल्यूशन की बात करें, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके पास आने वाले हैं। और आप लोग यहां पर जानो, सबसे पहली बात है, एक शब्द है मोल। मोल को स्मॉल n से दर्शाते हैं। और ये 3 फार्मूला आप रट्टा मार के रखो, आपको जरूरत पड़ेगी। N इज इक्वल टू W/m, N इज इक्वल टू N नॉट बाई Na। बताता हूं क्या क्या चीजें हैं। और N इज इक्वल टू V/22.4। ये 3 फॉर्मूले आपके जरूरत की है, और ये 2 फॉर्मूले तो बहुत जरूरत की है। ये मास हो गया, W द्रव्यमान हो गया, और M हो गया अणुभार, जैसे कि अभी देखे थे। तो वहां पर जो बात किए थे वही है। थोड़े नोट करने का वक्त दूंगा, आराम से पढ़ाऊंगा आपको इस चैप्टर में, आप ध्यान रखिएगा। तो आप सब तैयार रहिए अपने क्लास के लिए। बिल्कुल, बच्चे ने कहा याद है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, क्योंकि 11th में जो बच्चे पढ़ के आए हैं वो बिल्कुल जी, उन बच्चों को अच्छे से याद है। बिल्कुल, चलो आप लोग कुछ पूछूंगा, आप बताना मुझे, ठीक है? कोशिश करना कि आप बता सके, क्योंकि मैं आगे जाकर के इन सबको यूज कराने वाला हूं। तो ये फॉर्मूला, ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान W बाय नीचे लिखा हुआ है अणुभार। इसको आप नोट कर लो अगर नहीं याद है तो। और ये है N0 मतलब कणों की संख्या, अणुओं की संख्या, कणों की संख्या। और नीचे लिखा हुआ है Na, ये एवोगैड्रो नंबर है। एवोगैड्रो नंबर आपको याद है 6.022 इंटू 10⁻23। कुछ लोग 23 भी लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है? और ये गैस का आयतन है NTP पर, गैस का आयतन। STP पर बोल सकते हैं, NTP पर बोल सकते हैं। तो ये गैस का आयतन है, और किसमें है? लीटर में। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे लिखे हैं कि हमें याद है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस सबको यूज करेंगे बेटा, इसके बगैर हमारी हाथ पैर नहीं चलने वाले हैं, ध्यान रखना। तो वही बता रहा हूं कि ये चैप्टर जो है बहुत इजी होने वाला है आपका, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। इसमें 1-2 बातें और मैं बता दूं, आप नोट कर लो फटाफट। कुछ एक पूछ लूं क्या? कुछ लोग बता दो, आपको याद भी हो जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12 होता है। तो ये कार्बन का हो गया। तो एटॉमिक नंबर 6 ये आपका 12 हुआ। तो ये क्या चीज है? एटॉमिक नंबर
नंबर और ये है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ये दो चीजें हैं। तो आपको पता है क्या हाइड्रोजन का क्या होता है, क्लोरीन का क्या होता है, कैल्शियम का कितना होता है, चलो कुछ एक का लिख रहा हूं, सल्फर का बता दो, आयोडीन का बता दो, चलो सिल्वर का बता दो, कुछ कुछ मैंने लिख दिया है। ऐसा नहीं है कि एकदम इंपॉर्टेंट ही लिख दिया है मैंने। नाइट्रोजन का और दे दो फास्फोरस का, इसी तरह से सोडियम का। तो चलो बताओ जल्दी जल्दी, जिसको याद आ रहा है रिमाइंड हो गया। कितने बच्चों को बस यस और नो में याद है, बताओ मुझे कितने बच्चों को याद है। याद है सर, वेरी गुड राहुल, संदीप, ओके, मोहित पाल, चलो बेटा बताओ, जिद्दिगल यस, चुरेंद्र, शिवम, ओके ओके, सबको बहुत बढ़िया। तो चलो हम एक काम करते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं इन सब की वैल्यू। चलिए इसका है 11, इसका क्या ये क्लोरीन है 17, 35.5, कैल्शियम का 20, 40, कुछ का लिख रहा हूं ना, ये सब यूज होगा। सल्फर का कितना हो 16, 32, आयोडीन का कितना होता है 53, 127, इसका कितना होता है 47, 108, चलिए याद रखना 7, 14, और ये कितना होता है 15, 31, ये होता है 11, 23। कुछ का मैंने लिख दिए हैं। अभी बहुत सारी चीजें जब इस चैप्टर में जाओगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी और मैं वहां पर बताऊंगा। इस बेस पर मैं आपको बताने वाला हूं आगे जाकर के मॉलिक्यूलर मास। आप सुनते जाइए, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, यानी अणु भार जिसको बोल सकते हैं। दूसरा इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। फिर आप लोग इस चैप्टर में जो स्पेशल जो पढ़ोगे वो है यहां पर, मैं यहां पर लिख रहा हूं, पढ़ोगे मोलैरिटी, मोलैरिटी यानी मोलरता, मोलैलिटी यानी मोललता, मोलरता, मोललता। देखो बेटा 12th को आप थोड़ा सा एक बार एक निगाह देख लो, जो 11th से हमने करके आए वही काम आने वाला है। और इसके पूरे जैसा नहीं कि बिल्कुल हम अधूरा अधूरा पढ़ाएंगे, आपको जो पढ़ाएंगे वो समझ में आएगा। मैं यही कह रहा हूं कि आज देखो कि आप क्या पढ़ने वाले। आपके दिमाग से कुछ बच्चों के ऊपर से अगर जा रहा होगा तो टेंशन मत लो, आप बैठो, पूरी क्लास बैठो, ताकि एक तपस्या करते समय आपको शुरू में तो तकलीफ होती है, वो तकलीफ खत्म हो जाएगा और मजा आने लगेगा पढ़ने में। मोलैरिटी, मोलैलिटी, फिर मोल फ्रैक्शन, जिसको मोल क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज कहेंगे, मोल फ्रैक्शन। इसी तरह से नॉर्मेलिटी, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ोगे। इसके साथ आप पढ़ोगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसको क्या कहते हैं मैं आपको हल्का सा जानकारी दे दूं, हिंदी में बोलते हैं अणु संख्यक गुणधर्म। ये क्या होते हैं मैं हल्की फुल्की जानकारी दे रहा हूं। अणु संख्यक गुणधर्म, यानी गुणधर्म मतलब होता है गुण, और अणु का मतलब होता है अणु, कण, कण बोल सकते हो यहां पे, और संख्यक मतलब होता है संख्या। मतलब अणुओं की संख्या को गुण, गुण पे देखो, अणु संख्या गुण, 3 हो गया ना, अणु संख्या गुण। तो मतलब यह हुआ विलयन के वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। हेलो, एक बार बोलूंगा जल्दी से, आप लोग सुनो। विलयन के वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, किसके, विलय के। अब बताओ, विलयन है, उसमें दो चीज है, विलायक और विलेय है, अभी पढ़े थे। तो इसकी अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा इसका गुण। किसका, विलयन का गुण विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। इस गुण को क्या कहेंगे, अणु संख्या गुणधर्म कहेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इनके बहुत सारे चीजें हैं जिनके बारे में हम जानकारी लेंगे इस चैप्टर में। बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान होने वाला है यह चैप्टर, ध्यान रखेंगे जी। राशि सैफी जी ध्यान रखिएगा, थैंक यू थैंक यू। और सारे बच्चों को बोलने वाला हूं मैं कि आप क्लास छोड़िएगा नहीं, क्योंकि चैप्टर 1 चालू होने वाला है। कब आपको बता दें, मंडे को, सॉरी आज कौन सा दिन है, जो भी है, आज तो
होली का छोटा होली है, कल बड़ी होली है, यानी कल होली है, और परसों होली के बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा फ्री ऑनलाइन जो क्लासेस जो चल रही हैं। यानी कि आप सब रहिएगा क्लास में, क्योंकि अगर आप नहीं रहेंगे तो परेशानी पड़ जाएंगे, क्योंकि यही चीज सीखने वाली चीज है। तो चैप्टर 1 का पार्ट मैं पढ़ाने वाला हूं और इंपॉर्टेंट पोर्शन ही पढ़ाऊंगा, और वो इंपॉर्टेंट पोर्शन को आप अच्छे से मेहनत करिएगा। तो चलिए, तो ये क्लास जो है इसमें हमने ये चीज देखा। तो ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं किस चैप्टर में? चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं, सॉल्यूशन में। अब चैप्टर नंबर 3 में क्या है भाई साहब? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 3। चैप्टर नंबर 3 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। आपने कभी देखा होगा, कभी सुना होगा, कभी ऐसा किए हो क्या? एक प्रयोग करके देखते हैं, छोटा सा, बढ़िया सा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। करें? चलो, अब एक काम करना, एक कांच के गिलास में या कांच के बर्तन में आप क्या करना, नमक का विलयन ले लेना, नमक का सॉल्यूशन। ठीक है, NaCl का विलयन सॉल्यूशन। ठीक है, बस ये करना। ओके, कुछ नहीं, सिंपल बात बता रहा हूं। क्या करना? एक नमक का विलयन लेना। ठीक है, अब उसमें क्या करना, 2 अलग अलग मेटल डुबा देना इसमें, ऐसे 2 अलग अलग मेटल। चलो, मैं एक ले लेता हूं आयरन और दूसरा ले लेता हूं एल्यूमिनियम। डरो मत, कुछ बड़ी चीज नहीं होने वाली है। इसे 2 वायर निकालना, अच्छे से बांध देना, 2 वायर निकालना, और इस वायर को, टेंशन मत लो, मैं जो बोलूंगा उसमें घबराने और डरने की जरूरत नहीं है ना। मैं ऐसी खतरनाक चीज नहीं बताने वाला हूं, सिंपल बात बताने वाला हूं, आपको कुछ समझ में आएगा। इन दोनों को अपने जीभ में रख लेना, ऐसे। कुछ खतरा नहीं है ना, ध्यान रखना। अपने किस में, टंग में रख लेना, जीभ में, ऐसे दोनों वायर को। आप देखोगे वो नमकीन लगेगा। क्या लगेगा? नमकीन लगेगा। जैसे उसको जीभ में रखे रहिए ना, इसको पानी से अलग करोगे किसी एक रॉड को, तो क्या होगा? यानी कि इस वायर को जब टच करोगे तो नमकीन लगेगा, और छोड़ दोगे तो वो फिर से क्या लगेगा? आपको नमकीन नहीं लगेगा। मतलब पानी में जैसे डुबाओगे दोनों रॉड को या वायर को, तो क्या लगेगा? वो नमकीन लगेगा। मतलब वो नमकीन लगने का मतलब क्या? सॉल्टी क्यों लग रहा है वो? चलो, कोई बताएगा मुझे कि वो सॉल्टी क्यों लग रहा है? चलिए, सारे वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं इस साल केमिस्ट्री, वो बिल्कुल देखें छोटी छोटी बातें। मैंने कहा कि 2 वायर लेना, 2 अलग अलग धातुएं लेना, नमक के विलयन में डुबाना। अब चखोगे तो वो नमकीन लगेगा। लेकिन अगर इस रॉड को मैंने बाहर निकाल दिया तो वो नमकीन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि नमक जो है वो नमकीन होता है। अरे, नमक की जगह कोई दूसरी चीज भी ले लो यहां पर सॉल्यूशन में, तो भी ऐसा होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं क्या होने वाला है। चलिए, बात शुरू करें। कोई बताएगा मुझे बेटा? यस, कोई खतरा नहीं है, टेंशन मत लो। यस, चार्ज की वजह से। वेरी गुड, वेरी गुड। जब ऐसा करेंगे तो यहां पर होने वाला यह है कि ये नेगेटिव चार्ज में आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज में आ जाता है। यानी कि ये एक बैटरी बन जाती है, एक सेल बन जाता है। क्या बन जाता है? सेल बन जाता है। और इसी की खेल है ये चैप्टर। बड़ा मजा आएगा यार। चैप्टर नंबर 3 बहुत ही मजेदार, पूरी खेल खेल में होने वाला है। प्रैक्टिकली खेलेंगे, कुछ वीडियो दिखाऊंगा मैं यहां से जो आप करेंगे। यस, यानी इस चैप्टर को हम खेल खेलेंगे। या तो मैं अपना खुद का जो वीडियो बनाऊंगा उसे मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा, या फिर ऐसा भी दिखाऊंगा जो आप को मैंने स्पेशल बना के रखा है। वो सारी वीडियो जो आपने कभी हो सकता है किसी पिक्चर में देखे हो, वो भी वीडियो हो सकती है। तो वो चीज मैं यहां पर दिखाने वाला हूं कि उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से ये प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप एक काम और देख लेते हो। एक ऐसी चीज, एक और खेल खेलते हैं। चलिए, एक प्योर वाटर है, डिस्टिल वाटर कह सकते हैं। चलिए, एक और खेल खेल लेते हैं। ये डिस्टिल वाटर है। ओके, डिस्टिल वाटर समझते हो ना? बारिश का से गिरा हुआ, बारिश होने के बीच के, बारिश के किसी टाइम का पानी है, वो इकट्ठा किए हैं। चलिए, या फिर आपके यहाँ जो आरओ होगा, आरओ से निकला हुआ पानी, यानी कि जो प्योरीफायर से निकला हुआ पानी है वो, या पानी उबालने पर जो वाष्प बनता है उस वाष्प को इकट्ठा कर लेंगे, तो जो पानी होता है उसको डिस्टिल वाटर कहते हैं। यहाँ पे प्योर वाटर, ओनली प्योर वाटर, इसमें किसी तरह का कोई मिनरल्स नहीं घुला हुआ है। तो उसमें मैंने 2 मेटल डुबा दिए हैं ऐसे। और ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने या तो वोल्टामीटर या गैल्वेनोमीटर या कोई एलईडी बल्ब लगा दिया। मैंने एलईडी भी लिख सकते हो, चलो एलईडी बल्ब लगा दिया।
और यहां पर मैंने बैटरी लगा दिया। ओके, बैटरी लगा दिया। अब मुझे ये बताओ, ये लाइट जो है एलईडी है, इस कंडीशन में ये ओनली क्या, ये कैसा पानी है, प्योर वाटर है। क्या बताओ, यहां पर मैंने प्लस माइनस यानी बैटरी लगा दिया, विद्युत धारा प्रवाहित होगी कि नहीं? अगर इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो, क्योंकि देखिए अगर मैंने ऐसा कुछ किया ऐसे तो एलईडी जलेगी, ठीक है, एलईडी जलेगी। अब बताओ मुझे कि मैं अगर इसको इस तरह से जोड़ देता हूं, यानी इसके बीच में कौन आ गया, पानी आ गया, तब बताओ कि इसमें एलईडी जलेगी कि नहीं जलेगी, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होगा कि नहीं होगा? मुझे बताते जाओ बेटा। अजय कुमार ने कहा है कि कैलकुलेशन कैसे करें, तो ये न्यूमेरिकल होगा, उस दिन मैं बताऊंगा बेटा आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, आप टेंशन ना लें। चलिए जल्दी बताइए, इसमें मैंने पूछ रहा हूं कि इसमें से विद्युत धारा, ये एलईडी जलेगी कि नहीं? नहीं, हाँ, कुछ भी बोलो। नहीं, नहीं होगी लिखा है रितेश ने, नहीं लिखा है अभिषेक ने, यस लिखा है अर्जुन ने, यस जी। अब चलो तीन बातें बोलता हूं मैं। इस पानी में क्या क्या मिलाने वाला हूं? ए NaCl, B CaCl2, C C6H12O6, D C12H22O11। मैंने इतनी चीजों में से मिलाते गया, तो बताओ कि कौन कौन सा है जिसमें लाइट जलेगी और कौन कौन सा है जिससे लाइट नहीं जलेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर आयन में टूट जाता है, जैसे ये नमक Na+Cl- में टूट जाता है, तो इसके मिलाने पर एलईडी जलने लगेगी। इसका मतलब है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। इसको मिलाऊं तो ये Ca+2+Cl-, तो ये सब कारण क्या है, क्यों जलती है, यही है साइंस हमारा। चलो देखें दूसरी, और इनको मिलाता हूं तो ये टूटेगा नहीं। इसी तरह से E है यूरिया, NH2CONH2, ये यूरिया है, ये ग्लूकोज है, ये सुक्रोज है और ये यूरिया है। तो इनको पानी में घोलूंगा तो किसी प्रकार से ये आयनित नहीं होती है, जैसा मॉलिक्यूल है वैसे के वैसे रहेगा, उसके फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो इनको मिलाने पर पानी में ये बिल्कुल एलईडी नहीं जलेगी। मतलब क्या हुआ, ये पानी में जाने के बाद दो प्रकार का आयन बनाता है, एक बनाता है प्लस पॉजिटिव, एक बनाता है नेगेटिव, और ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। नेगेटिव आयन जो है, देखिए इलेक्ट्रोड कौन सा है, इसके अनुसार ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव आयन गति करती है और प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ नेगेटिव आयन गति करती है। तो आयन की गति के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। छोटी छोटी क्लासेस में पढ़े हैं, उन्हीं छोटी क्लास की पढ़ाई को हम लोग 12th में सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? चलो यही है, ये फर्स्ट चैप्टर नहीं है, थर्ड चैप्टर में एक एक करके बता रहा हूं। आप बाद में जब भी कभी भी किसी लाइव क्लास में आओ, एक बात सजेस्ट करूंगा सारे स्टूडेंट्स को कि जब भी कोई लाइव क्लास में आते हो तो कभी भी बीच में ना घुसा करो। जो लाइव क्लास अगर मान लीजिए 8 बजे चालू हो रहा है, 8 से 9 में ले रहा हूं, तो ये समझोगे कि 8 बजे अगर चालू हुआ है और आपने 8:30 बजे मेरी एंट्री करते हो, तो कभी भी 8:30 बजे वाले से मत देखो। आप एक काम करो कि 8 बजे यानी तुम शुरुआत की पीछे कर, उसका जो कर्सर रहता है, टाइमलाइन जो होती है, उसको शुरू में लगा करके देखा करो। आपका कुछ लॉस नहीं होगा, आपका फायदा ज्यादा होगा, उसमें ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हम इस तरह से इनको पढ़ने वाले। तो ये जो है इसकी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन के बारे में बात करेगा, यानी विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत की चालकता, विद्युत चालकता की बात होगी। विद्युत चालकता पढ़ेंगे इसमें। पहले वाले प्रयोग जो देखे थे जिसमें हमने इलेक्ट्रोड, दो धातुओं को डुबाया, विद्युत धारा मिला, वो है क्या बोलते हैं, सेल के बारे में बात करेंगे। और सेल के बारे में बात करें तो सेल दो प्रकार का होता है, आप ध्यान रखेंगे। मूल रूप से सेल दो प्रकार का होता है। एक होता है विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। और विद्युत रासायनिक सेल क्या चीज है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है, विद्युत धारा प्राप्त होती है। और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी
से केमिकल रिएक्शन होते हैं। अब आप समझेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन की तरफ जाएंगे। इसमें किसमें? विद्युत अपघटनी सेल में। तो दो प्रकार की चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां पे, तो इनके पूरे डिटेल्स पढ़ने वाले। यानी अब इस चैप्टर में एक बात की बहुत बड़ी आवश्यकता होगी जो 11th की क्लास में है, वो है बेटा रेडॉक्स को अच्छे से पढ़ के रखो। 11th का रेडॉक्स, यस, रेडॉक्स को आप अच्छे से पढ़ के रखो, ताकि मैं जब इस चैप्टर में आऊं तो आपको बहुत ज्यादा आपका टाइम लॉस ना हो, इसकी बात करूंगा मैं। चलिए ठीक, तो आगे चलें और कुछ बातें देखें। चलिए, तो इसी प्रकार से मैं आपको कहना चाहूंगा, थोड़ी ध्यान रखेंगे, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि इस टाइम जो है हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, चैप्टर नंबर 4, केमिकल काइनेटिक्स। इसके अंतर्गत ये क्या कहलाता है? रासायनिक बलगतिकी। मैं यहां पर थोड़ी थोड़ी बातें इसलिए बता रहा हूं आज की क्लास में कि एक इंट्रोडक्शन हो जाए हमारा 12th की क्लास का। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे दो बातें, रासायनिक अभिक्रिया की दर, यानी अभिक्रिया की स्पीड के बारे में बात करने वाले हैं, कितनी स्पीड से चलती है अभिक्रियाएं, और उनके मैकेनिज्म की बात करने वाले हैं, क्रियाविधि की। अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया की मैकेनिज्म, इनके बारे में हम बातचीत करेंगे इस चैप्टर में। और तो फिर मैं यहां पर स्पेशल बातचीत होने वाली है, और बहुत मजेदार चैप्टर ये भी है। और इन सब से बता दें, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक आपको मिलेगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज है न्यूमेरिकल्स, यानी कि आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न। और आंकिक प्रश्नों के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा, जरा ध्यान देंगे मेरी बातों को। आंकिक प्रश्न में एक बहुत बड़ी जरूरत है कि आपको सही तरह से सीखना पड़ेगा। केमिस्ट्री में बच्चे गलती करते हैं, आंकिक प्रश्नों को नहीं बनाते, यानी कि न्यूमेरिकल्स को नहीं बनाते हैं। तो वो क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि उसको सही तरह से नहीं समझते हैं। तो एक्चुअली आंकिक प्रश्नों को सीखने का एक मौका मिलता है, एक्चुअली चैप्टर नंबर 2 में ही मिलता है, कि एक बार शुरुआत करते हैं वो चैप्टर नंबर 2 से सॉल्यूशन की। लेकिन चैप्टर 1 में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो अपने लेवल पे बहुत ही अलग बोल सकते हैं इन सब से, क्योंकि इनकी अलग सोच होती है चैप्टर 1 की। और चैप्टर 2 का जो सोच है वो आगे हर एक चैप्टर में काम आने वाला है केमिस्ट्री के। तो इस तरह से हमको इनको समझने वाले हैं। सो मैंने आज आपको ओवरव्यू थोड़ा सा दिखाया है कि चैप्टर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ पार्ट्स में एक और चैप्टर आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में, चैप्टर नंबर 5, और वो है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री, सतह रसायन, जिसको बोलते हैं पृष्ठ रसायन या सतह रसायन। तो इसमें सतह रसायन में आपको बहुत ही अलग, यानी कि पूरे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट होने की वजह से ये आपको काफी आसान लगेगा चैप्टर। तो यहां पर जो होता है इस चैप्टर से लेकर के यहां तक का आपका 23 मार्क्स से 26 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको बनते हैं। और यहां पर आप कह सकते हैं कि इतना करने पर आप अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं, इतने में पास हो सकते हैं। लेकिन याद रखना कि जो गहराई है, केमिस्ट्री आ जाएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि 6 से लेकर के आगे का चैप्टर जो है 8 तक का जो है आपका, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। और यहां से फिर आ जाता है 9 तक आएगा ये, इसमें बेटा 9 तक आएगा। और यहां से आपका 10 से स्टार्ट हो जाता है 16 तक का कार्बनिक रसायन। तो इनके पूरी डिटेल्स हम आप लोगों को आज, हमने ये सब क्यों बताया, आप सोच रहे होंगे सर इससे टाइम ही तो बर्बाद हुआ, फायदा क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपको हल्की सी भी किसी चीज की हिंट लगती है ना, तो ये दिमाग इतना क्वालिटी होता है, इस दिमाग में इतना
ताकत होता है कि आप उस बुक को पकड़ने पे आपको डर नहीं लगेगा, उस बुक के साथ आपको खेलने का मन करेगा। तो बेटा सबसे पहली बात मैंने कहा कि आप बुक खरीद लीजिए। दूसरी बात मैंने बोला कि कॉपी आप रख लीजिए 400 पेज की। मैं आपको वादा करता हूं कि 400 पेज की कॉपी से ज्यादा आपका भरेगा और उसमें बहुत कुछ सीखेंगे, आपका नोट्स भी बन जाएगा। इसमें मैं पढ़ाते हुए काफी नोट्स आपको बनवाऊंगा। और तीसरी बात है, आप पेन के साथ आपको स्केल, पेंसिल, रबर भी रख लेना है, ताकि आपको जरूरत पड़ने पर आपको फिगर बनाना होगा। क्योंकि यहां पर आप जाते हैं तो चैप्टर 1 में तो फिगर है, बहुत सारे पिक्चर बनाने पड़ते हैं, चित्र बनाने पड़ते हैं। और चैप्टर नंबर 2 में नहीं लगेगा। चैप्टर 2 में एक पिक्चर है, एक चित्र बनाने पड़ते हैं। और चैप्टर 3 में, 4 में थोड़े बहुत, लेकिन चैप्टर नंबर 5 में थोड़ी से लगते हैं। और सबसे ज्यादा आप पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको लगेंगे, एफ ब्लॉक में तो जरूरत नहीं पड़ती है। फिर इसके बाद फिर शुरू हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिर चित्रों को बनाना है, फिगर बनाने की जरूरत पड़ती है। स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट को काफी ज्यादा चित्र बनाने पड़ते हैं। तो ये सब आपके लिए है। ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा आपको करने में। तो क्या आप सब युग आदित्य ये बोल रहे हो कि सर की क्लास से हो क्या? बेटा मैं यहां तक जानता हूं कि आप सब मेरे कोचिंग से हो, सब के सब मेरे कोचिंग से ज्वाइन करते हो। यानी कि अगर आप मेरे साथ पढ़ते हो तो मेरी ही कोचिंग में पढ़ रहे हो। बस ये है कि आपको मैंने यहां पर यूट्यूब में जो क्लास दे रहा हूं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं। लेकिन हाँ, जो बच्चा गहराई में एक एक पॉइंट्स को पढ़ना चाहता है, एकदम गहराई में सीखना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहता है मेरे क्लास के साथ, तो मेरे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और यहां पर लिखा हुआ है 9644562030, इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरा ऑनलाइन कोर्स जो पेड कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है और 1 मार्च से हमने स्टार्ट किया, अभी 9th क्लास हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये कह सकते हैं कि विद्याकुल.com के लिए यहाँ पर हमने नंबर दिए हैं 9818434684, ये नंबर आपको दिया गया है और इस नंबर पर कॉल करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात है, मैंने कहा क्या चीज, विद्याकुल.com, और विद्याकुल का अपना ऐप है, इस ऐप में भी जाकर के आप कोर्स ले सकते हैं जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं। तो दोनों के लिए हमारी क्लास है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आपको मैं कहना चाहूंगा जी, जिसके पास मनी नहीं है, पैसा नहीं है, उसके लिए तो मैं क्लास दे ही रहा हूं। आप देखो बेटा, जब तक आप कुछ खर्च नहीं करोगे तब तक आप उसके पीछे, आपकी इच्छा ही नहीं होगी उस चीज को पाने की। हमेशा याद रखें, जो चीज है, जिस चीज को हम फ्री में मिल जाता है उसकी कोई अस्तित्व नहीं समझते हैं। लेकिन अगर आप फ्री में कर रहे हो तो आप बिल्कुल इसे अपनाओ, हमारी क्लास को जो यूट्यूब में मैं दे रहा हूं। अगर आप उसे अपनाओगे नहीं दिल से, आप यही सोच के अपनाओ कि हमने पैसे दे दिए हैं, तो फिर आप पढ़ पाओगे। अन्यथा क्या होगा, लटकते रहोगे, कभी इसका कभी उसका, कभी इधर कभी उधर। तो ये मैं नहीं चाहता कि आप लटको। मैं चाहता हूं कि बेस्ट स्टडी हो आप सबकी। मैं आप सबके लिए आ रहा हूं। कल होली है इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है, और इसी वजह से मैं आज की क्लास में चैप्टर 1 जो स्टार्ट करने वाला था वो ना करके चैप्टर जो है वो परसों स्टार्ट करूंगा। चैप्टर 1 को 3 क्लास में आपको खत्म करूंगा। तो याद रखेंगे, चैप्टर 1 को 3 क्लास में खत्म करूंगा और 3 क्लास में जो बताऊंगा वो 100% श्योर है कि वो एग्जाम में आपके आएगा और आसानी से समझ में आएगा। बिल्कुल इजी वे में समझा दूंगा। 1-1 घंटे की क्लास 3 घंटे में आपको समझा दूंगा। ध्यान रखिएगा बस, ठीक है? तो आप सब मेरे साथ कितने बच्चे हो जो हो मेरे साथ आ जाओ, बोलो यस सर हम हैं आपके साथ जी। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि कौन सी बुक लें। मैंने कहा आप जो बुक लेना चाहते हो आप ले लो। आप पता लगाओ कि आपके स्कूल में कौन सी बुक बोल रहे हैं आपके टीचर, क्योंकि आप अपने टीचर से लड़ाई मत करो। आपके टीचर जो बोलेंगे वही बुक आप ले लीजिए, अब उस टीचर से लड़ाई मत करो। मैं तो बहुत सारी बुक्स का नाम बता दूंगा या फिर बोलूंगा किसी एक बुक को रेफर करूंगा। हो सकता है वो बुक आपके मार्केट में ना अवेलेबल हो, तो कैसे करेंगे आप? तो ये बात बोल रहा हूं मैं, आप ध्यान रखिएगा। चलिए और बोलो, कितने बच्चे हैं जो मेरे साथ आ रहे हैं? बोलो। चलिए जितने बच्चे आ रहे हैं बिल्कुल लाइक करेंगे, और वो लाइक देख करके मैं पता लग जाएगा कि इतने बच्चे मेरे साथ रेगुलर जुड़ेंगे और शुरू से जुड़ेंगे। और चलिए मैं पूछते जा रहा हूं, जल्दी बता बेटा कितने बच्चे मेरे साथ आ रहे हैं? यस सर मैं आ रहा हूं, बोलो जाओ यस सर, यस वेरी गुड वेरी गुड, हम वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप आइए मेरे क्लास के साथ, मेरे क्लास के साथ आप आइए। मैं कह रहा हूं फीस कितने लगेगी? अरे भैया इस क्लास में 5 पैसा नहीं लगेगा, फ्री में है।
लेकिन पेड क्लास है, उसके लिए अगर फीस की बात करते तो नीचे नंबर दिया, उस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बोलो जल्दी से। जी जी, बच्चे पूछ रहे हैं कि कौन सी बुक, मैंने बताया कौन सी बुक की बात नहीं है। आपको मैंने कहा आपके यहां जो टीचर चलाते हैं वो बुक आप चला लीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सारे बुक में एक ही कंटेंट्स है, एक ही तरह से पढ़ाया जाता है, मैंने पहले कहा आपको। ठीक है, स्पेशल किसी बुक की बात होगी तो मैं आपको पूरे बुक को दिखाते हुए एक वीडियो बना दूंगा, भैया ये बुक है, ऐसे ऐसे बुक में से आप पढ़ सकते हो, अच्छा बुक है करके। ठीक है जी, चलिए ये बात तो हुई कि कौन सी बुक लें, क्या लें, वो अलग बात होगी, सब मेरे साथ आ रहे हैं। दूसरी बात है, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे मेरी क्लास और उनको कहेंगे कि सर जो होली के सेकंड डे से आ रहे हैं चैप्टर 1 लेकर के, आप उनके साथ जुड़िए, ये आप कहिए। चलिए, कितने बच्चे शेयर करेंगे, हाथ बताओ मेरे को जल्दी से, कितने बच्चे शेयर करेंगे? जो शेयर करेंगे वो लिखो, यस लिखो, मैं शेयर करूंगा। शेयर बस लिख दोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा शेयर करेंगे। और लाइक बटन दबा दो यार, ताकि मैं पूरी एनर्जी के साथ आपके साथ आ सकूं। लाइक बटन दबा दो, मजा आ जाएगा। और देखना मजे से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। चैप्टर 1 से स्टार्ट करूं, चैप्टर 1 की 3 क्लास दूंगा, 3 लाइव क्लास दूंगा, मैं आपको कह रहा हूं। याद रखना, पेड क्लास में ये 10 से 12 क्लास होते हैं, ये आपको बता दूं। लेकिन लाइव क्लास जो मैं आपको देने वाला हूं 3 क्लास में, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक दूंगा जो आपको बिल्कुल समझ में आएगी, मेरा वादा है। जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाने वाला हूं। 3 हो सकता है 4 हो जाए, अलग बात है, लेकिन 3 क्लास मैं आपको दे रहा हूं इंपॉर्टेंट। यस, चलिए जल्दी बताइए, हम शेयर करेंगे। ओके, वेरी वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अपने दोस्तों को तैयार करो कि वो भी पढ़ाई शुरू कर दें। चलिए, दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जो बच्चे लाइक कर रहे हैं उनको मैं आपको सबको धन्यवाद बोलूंगा, थैंक यू बोलूंगा, और मेरे क्लास में आते हैं इसके लिए थैंक यू बोलूंगा। और आप सब इस क्लास को बेहतर बनाओगे और वो आप पर डिपेंड करेगा। जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो, जो क्लास में ले रहा हूं वो अच्छा तब हो पाएगा जब आप मेरे साथ होके चलोगे। 3 क्लास लेंगे, चौथी क्लास में टेस्ट पूछ लेंगे, चलेगा? चौथी क्लास टेस्ट हो जाएगा। तो हर हफ्ते एक चैप्टर निपटाने की कोशिश नहीं करेंगे, हर क्लास में इस चैप्टर को 3 क्लास में खत्म कर देंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के मैं आपको पढ़ा दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस याद रखना कि आप तैयार रहो। चलो, हो जाएगा? वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। तो बेटा लाइक कितना हुआ है? बस, तो लाइक करो ना यार, तुम लोग लाइक वाइक करते नहीं हो। चलो चलो, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे परसों से। हैप्पी होली, अच्छी होली, मजेदार होली। लेकिन आप हंगामा नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, किसी को गाली गलौच नहीं करेंगे। बस आप मेरे स्टूडेंट हो, ये साबित करोगे कि एक बेहतर स्टूडेंट हो। और स्टूडेंट बेहतर वो होता है जो अपने भविष्य के प्रति क्या होता है, लगनशील होता है, अपने भविष्य के प्रति जवाबदेही होता है, और अपने सबके प्रति जवाबदेही होता है। याद रखना, सबको खुश करना हमारा काम होना चाहिए। तो याद रख रहे बेटा, हम सबको खुश तो नहीं रख सकते हैं। हाँ, जो बच्चे एनरोल कर चुके हैं मेरे क्लासेस में, इनको थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा। कुछ बच्चों का आज एनरोल हुए हैं या कल हुए हैं, उनका जिन बच्चों का चालू नहीं हुआ, थोड़ी सी लॉगिन करने में उसको परेशानी हो रही, तो लॉगिन करने का तरीका मैं अभी सेंड कर रहा हूं आपको, तो उनमें से आप देख लीजिएगा। तो चलिए, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करें। सबको हैप्पी होली, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, नीली किसने कहा बेटा नीली रोशनी खराब होती है और हरी अच्छी होती है? पता नहीं, ये बात नहीं है अच्छी बात। नीली हरी सब अच्छी होती है, ध्यान रखिएगा। वो आंखों पे तब असर होता है, बुरा असर तब होता है जब हम उसको ज्यादा देर तक यूज करते हैं और गलत तरह से यूज करते हैं। तो ये नीली की जगह मैं हरी कर दूंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है? हरी कर दूंगा, टेंशन मत। तो कभी लाल, कभी हरी, कभी नीली, कभी पीली, सब करेंगे ना, टेंशन क्या है? ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।